हाय फ्रेंड, वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। चलिए रिवाइज करते हैं। अभी चैप्टर 1 का कुछ मैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ। अच्छे से रिवाइज कीजिए। और ये 10 क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, श्योर शॉर्ट है। और पूरा वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम भी अच्छी तरह प्रिपरेशन हो जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, बार बार देखिए ताकि आपका अच्छे से रिवाइज हो। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर का जो मिनिमम 10 क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके मैं अभी वीडियो बनाऊंगा, तो आप इससे पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए चैप्टर 1 फोर्स का कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आने वाले हैं और आप रिवाइज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गिव रीज़न it is easier to open a door by applying the force at its free end. Why? है ना, ये गिव रीजन है। तो आपको, आप जैसे देखे होंगे जो डोर हैंडल्स होते हैं वो हिंजेस के दूर में यानी कि एजेस में रहते हैं, है ना। ऐसा क्यों है? तो जैसे ये डोर है तो ये यहाँ पर हैंडल रहता, तो इतना दूर में हैंडल क्यों करते हैं? तो ये इसका रीज़न पूछा है। तो इसका आपका फॉर गिवन टॉर्क, है ना, या और मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इसके हम जो मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए जो डोर को खोलने के लिए, तो इसमें क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है यहाँ पर, है ना। ये डी परपेंडिकुलर और ये फोर्स लगता है। तो यदि जो गिवन टॉर्क आपको अचीव करना है, सो फॉर गिवन टॉर्क और द मोमेंट ऑफ फोर्स, so least force is applied at the largest distance। ये है, देखिए। तो इसका मतलब है ये जो टॉर्क है, तो टॉर्क पाने के लिए आपको जो यदि डिस्टेंस ज़्यादा लेंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, और फोर्स यदि ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो फॉर गिवन टॉर्क आपको दरवाज़ा खोलने के लिए एक टॉर्क लगेगा, तो वो टॉर्क आपको मिलेगा स्मॉल फोर्स के साथ यदि आपने डिस्टेंस को मैक्सिमम लिया है, ठीक है। तो इसीलिए ये पॉइंट है। तो की पॉइंट ये है, फॉर गिवन टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, सो लीस्ट फोर्स कैन बी अप्लाइड एट द लार्जेस्ट डिस्टेंस। So we want to make the work easier, so we want to apply least force, so we apply at the largest distance. So that's why these handles are fitted at the extreme end, that is near the edges. तो समझ में आ गया? तो आपको यही लिखना है, for given torque or moment of force, least force can be applied at the largest distance, so that we can open the door easily, so we fit the handle at the लार्जेस्ट डिस्टेंस। तो यही आपको लिखना है, और फॉर्मूला भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क क्या है ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। So force applied on a body to rotate it into the distance। अभी distance कौन सा है? Distance of point of application of force, और where the force is applied from the axis of rotation। ये है axis of rotation, और where the force is applied। So this is the moment of force। So moment of force आप लिख सकते हैं, it is the product of force applied on a body to rotate it and the distance of the force from the axis of rotation, ठीक है। perpendicular distance of the force or the line of action of force from the axis of rotation। तो इस तरह से आपको लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसका यूनिट पूछ सकता है, यूनिट आपको ऐसा यूनिट यदि आप बोलेंगे तो ये न्यूटन मीटर होगा, और CGS यूनिट यदि आप बोलेंगे तो फोर्स को डाइन में होता है और डिस्टेंस सेंटीमीटर में होता है। तो ये CGS यूनिट हो गया, ये SI यूनिट हो गया, ठीक है ना। तो अभी 1 न्यूटन मीटर को यदि चेंज करना चाहते हैं, तो 10⁵ डाइन
मीटर को चेंज करना चाहते हैं टू सेंटीमीटर, सो 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। तो इसका एक और यूनिट भी होता है ग्रेविटेशनल यूनिट, फोर्स को यदि kgf, ये सो kgf मीटर भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से कुछ यूनिट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं, इज इट पॉसिबल टू हैव एन एक्सेलरेटेड मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड? तो आंसर है यस, क्योंकि स्पीड सेम है लेकिन एक्सेलरेशन है, तो ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इज वेरिएबल, ठीक है ना। तो वेलोसिटी वेरिएबल क्यों है? बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली इन सर्कुलर मोशन। ये देखिए, तो ये सर्कुलर मोशन इज द एग्जाम्पल, है ना, जिसमें every time the velocity, suppose this way it is following the path, and this is the velocity, here this is the velocity. So velocity is the vector quantity, so इसका magnitude velocity magnitude is the speed same है but it is changing the direction, so that's why velocity is changing due to the change in the direction of the velocity. So this is accelerated motion. So so it is possible to have the motion with acceleration, that is variable velocity but the same speed, and the example is circular motion. तो इस बेस में कुछ क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन। तो मोशन ऑफ द बॉडी इन सर्कुलर पाथ, तो विच फोर्स? सो दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो व्हाट इज द डायरेक्शन? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ। सो टूवर्ड्स द सेंटर सिर्फ मत लिखिए, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ लिखिए, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये आपको समझना है, उसका डायरेक्शन पूछ सकता है, डायग्राम में मार्क भी करने बोल सकता है। इधर होगा तो इधर लगाइए, यहाँ बॉडी है तो ये ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर एज यू नो इन मैथ्स। सो रेडियस दैट इज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो इसमें भी पूछ सकता है कुछ, वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन भी पूछ सकता है। ओके, अभी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। सो वेयर डज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पोजीशन यूजुअली पूछता है, तो ये आप आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे दिए हैं, टेबल दिया है, तो उसमें से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि सर्कुलर पाथ, सर्कुलर लैमिना रहेगा तो क्या होगा? तो सर्कुलर लैमिना का डायग्राम के साथ आप ज्योमेट्रिक सेंटर लिख दीजिए, ज्योमेट्रिक सेंटर, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ सकता है ट्रायंगुलर लैमिना। अभी ट्रायंगल का आपको मीडियन ड्रॉ करना है। सो मीडियन क्या होता है? फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट। तो ये केयरफुली आपको मिड पॉइंट लेके ज्वाइन करना है। फ्रॉम हियर मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड, फ्रॉम हियर, सभी लोग तो एक ही जगह मिलते हैं तो दो बनाने से हो जाएगा। सो दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आप ख्याल रखिएगा, ये मिड पॉइंट आपको लेना इस तरह से मार्क से। तो आप सिर्फ सेंट्रोइड भी बोल सकते हैं, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगुलर लैमिना, ये भी बोल सकते हैं। अभी हॉलो कोन का यदि पूछेंगे तो हॉलो कोन का डायग्राम इस तरह से बनाइए। तो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में करिए, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि 1/3 ऑफ हाइट h/3,
यदि ये एच है पूरा तो इसका 1/3 ऑफ हाइट फ्रॉम द बेस। तो ये है सर्कुलर लेमिना, ट्रायंगुलर लेमिना एंड हॉलो कोन। तो ऐसे ही और भी सॉलिड से आप याद करके जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। स्टेट 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। अभी इक्विलिब्रियम में क्या होता है? सो नेट फोर्स शुड बी 0, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, अभी नेट फोर्स 0 होगा तो वो बॉडी मूव नहीं करेगा, या मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा, स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अभी दूसरा है, यदि अनइक्वल फोर्स लग रहे हैं, टर्निंग फोर्सेस, तो वो रोटेट कर सकता है। इन दैट केस ऑल्सो इट इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम। सो एल्जेब्रिक सम ऑफ द सम ऑफ moment of forces, moment of forces should be 0. About a point it should be 0. Yeah, anti-clockwise moment is equal to clockwise moment. ये भी लिख सकते हैं। The net force acting on the body should be 0 and sum of algebraic sum of moment of all the forces about a point or about the point should be 0. ये आप लिख सकते हैं। या about a point anti clockwise moment is equal to clockwise moment। तो इस हिसाब से यदि इक्वल हो गया तो नेट 0 हो जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम प्लस लेते हैं, क्लॉकवाइज को माइनस लेते हैं, तो सम करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये जो स्टेटमेंट है आप टेक्स्ट बुक से अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या डिफरेंस लिखेंगे? तो मैंने एक वीडियो बनाया है सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो आप वो वाला वीडियो आप फॉलो कर सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन है टूवर्ड्स द सेंटर एंड सेंट्रीफ्यूगल का है, सेंट्रीपिटल का टूवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम सेंटर। ये डायरेक्शन अपोजिट होगी, इनका वैल्यू एक ही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये आप याद कीजिए। ओके, अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ अ रियल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ अ फिक्टिशियस फोर्स। वो एज्यूम्ड फोर्स होता है, वैसे कोई फोर्स नहीं होता है, लेकिन जब फॉर द पर्सन इन द सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको लगता है कि वो बॉडी में बाहर की तरह एक फोर्स लग रहा है, तो लेकिन वैसा होता नहीं है। सो इज़ अ फिक्टिशियस वर्चुअल फोर्स। तो 2 पॉइंट्स आप लिखिए, 2 डिफरेंस आ सकता है, एक डिफरेंस भी आ सकता है, तो खाली डायरेक्शन आप लिख दीजिए। तो मार्क्स वाइज आपको लिखना है। और एक क्वेश्चन है, स्पैनर हैज़ लॉन्ग हैंडल, है ना। जो स्पैनर होता है उसका हैंडल लॉन्ग होता है, तो इसका मतलब क्या है? ये लॉन्ग हैंडल है, तो आप जब यहाँ फोर्स लगाएंगे तो डिस्टेंस मैक्सिमम, ये जब नट को हम टर्न करना है, सो वी नीड द टर्निंग इफेक्ट, सो वी अप्लाई फोर्स टू द लार्ज डिस्टेंस, देन वी कैन गेट द रिक्वायर्ड टॉर्क विद द लीस्ट फोर्स, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो जितने भी गिव रीजन टाइप है तो उसी तरीके से आपको लिखना है। गिवन टॉर्क, मोर मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम फोर्स। सो व्हेन यू अप्लाई मिनिमम फोर्स दैट्स सो ईजियर फॉर अस टू डू द वर्क। तो यही आपको कॉन्सेप्ट लिखना है, ठीक है। अच्छा, अभी न्यूमेरिकल करते हैं इसमें। तो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा। तो न्यूमेरिकल में आपको यूनिफॉर्म मीटर रूल के बारे में है। तो यूनिफॉर्म मीटर रूल रेस्ट एट 40 सेंटीमीटर मार्क। तो ये यूनिफॉर्म मीटर रूल है, तो आप 0 to 100 इसमें मार्क कीजिए, और रेस्ट एट 40 सेंटीमीटर मार्क। तो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर में फॉलक्रम है, ठीक है। एंड when weights of 25 and 10 gram force are suspended from 5 and
75 सेंटीमीटर मार्क रिस्पेक्टिवली। तो ये यहाँ पर 5 में 5 सेंटीमीटर मार्क, ये आता है 25 ग्राम फोर्स, एंड अदर वेट इज सस्पेंडेड 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दैट इज 10 ग्राम फोर्स एट 75 सेंटीमीटर मार्क। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी डिटरमाइन द वेट ऑफ द रूल। अब इसका, इस स्केल का या रूलर का वेट आपको निकालना है। अभी यहाँ तो वेट कहाँ लगेगा, बिकॉज दिस इज 100 सेंटीमीटर रूल, तो आपको 50 में वेट ऑफ द रूलर लगेगा। ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द मिड पॉइंट। यदि हाफ मीटर स्केल दिया रहेगा तो 25 में लगेगा। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखिए। तो ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि 50 में वेट ऑफ द रूलर है, आपको समझना है और आपको इस तरह से निकालना है। अभी तो हमारे पास डायग्राम रेडी हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, इसमें कौन से फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट की तरफ घुमाते हैं और कौन से एंटी क्लॉकवाइज। जो जितने सारे क्लॉकवाइज हैं उनको ऐड कर लीजिए मोमेंट, और जितने एंटी क्लॉकवाइज है उनको भी ऐड कर लीजिए, फिर इक्वेट कीजिए, बिकॉज दिस शुड बी इन द इक्विलिब्रियम। तो ये पॉइंट है। तो इसलिए आप पहले कुछ भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, या एक साथ भी आप लिख सकते हैं, एक ही डायरेक्ट इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर दो फोर्सेस हैं, ये WR and this 10, so they are acting that side, so they will try to turn this scale in the clockwise direction, आपकी तरफ से, है ना, clockwise। और ये जो फोर्स है 25, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज। तो एक ही फोर्स है जो एंटी क्लॉकवाइज है और दो फोर्स है क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लेते हैं। तो आप एक साथ भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, तो क्लॉकवाइज मोमेंट्स कौन कौन सा है, WR, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स ये है, अब इसका डिस्टेंस आपको लेना है, बाकी आप भूल जाइए, अभी एक एक फोर्स को देखना है आपको। ठीक है, तो ये वेट ले रहे हैं, ये फोर्स ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना है, तो 50 माइनस 40, देखिए आसान हो गया, प्लस बिकॉज दिस इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज, सो 10 इंटू, अभी ये डिस्टेंस ऑलवेज फ्रॉम द फल्क्रम, ये आपको डिस्टेंस यहाँ से नहीं निकालना है, इसका फोर्स है तो फल्क्रम से, ये फोर्स है तो फिर से फल्क्रम से निकालना। तो 40 से लेकर 75 तक है, तो 75 माइनस 40, तो ये याद कर लीजिए। तो हो गए सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू, अभी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एक ही फोर्स है तो ज़्यादा, फिर फोर्स इनटू ये इसका पॉइंट ये 5 में लग रहा है, अगेन यू हैव टू टेक द डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम, तो 40 माइनस 5 ये आ गया। तो देखिए एक ही वेरिएबल है, आंसर आपका निकल जाएगा, इंटू 10 प्लस 350 इज इक्वल टू 25 इंटू 35। सो 10 WR प्लस 350 इक्वल्स टू, अभी 35 इंटू 25 इंटू कीजिए, 5 7 8, 875, so WR equals to 875 minus 350, so WR equals to 525 by 10, so 52.5। ये हम किस में ले रहे हैं यहाँ पर, एक ग्राम फोर्स। तो दिस इज द वेट ऑफ द रोलर। तो इस तरह से सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आपको निकालना है। आप चाहे तो अलग से निकालिए, फिर बाद में जाके इक्वेट कीजिए, तो एक साथ भी आप कर सकते हैं। तो ये है आपका तरीका, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आने वाला है। ठीक है।
तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया प्रिंसिपल मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ये भी अलग से लिखने के लिए आ सकता है। तो इन इक्विलिब्रियम क्लॉकवाइज मोमेंट, सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, तो दूसरा न्यूमेरिकल है, द मेन गेट ऑफ अ बिल्डिंग इज 2.6 मीटर ब्रॉड, है ना। तो जो गेट है वो 2.6 मीटर ब्रॉड है, ये गेट है। ओके, ये गेट है 2.6 मीटर ब्रॉड। इट कैन बी ओपन बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एट द मिडिल ऑफ द गेट। तो ये मिडिल ऑफ द गेट ये 80 न्यूटन लगा सकते हैं। इसका मतलब 1.3 मीटर में आप लगाएंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो ये खुल जाएगा। अभी क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द लीस्ट फोर्स विच कैन ओपन द गेट एंड वेयर शुड दिस फोर्स बी अप्लाइड। अभी हमने जैसे चर्चा किया कि लीस्ट फोर्स कब होता है, जब डिस्टेंस मैक्सिमम होता है। तो इसका यानी कि यहाँ पर आपको फोर्स लगाना है, ये लीस्ट फोर्स यहाँ लगेगा, द एज ऑफ द गेट, ठीक है। एट द एज ऑफ द गेट आपको लगाना है, तो यहाँ पर ये लीस्ट होगा। तो दोनों केस में ये गेट खुलेगा, तो इसलिए टॉर्क इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 80 इंटू 1. देखिए 80 कहाँ लगाया था, मिडिल में, तो डिस्टेंस है 1.3, और ये फोर्स F लगाएंगे एट द डिस्टेंस 2.6 में। सो 80 इंटू 1.3 बाई 2.6 इज इक्वल टू फोर्स। तो ये आप कैंसिल कीजिए, सो 40 न्यूटन। सो 40 न्यूटन कैन ओपन द गेट व्हेन इट इज अप्लाइड एट द एजेस। तो इस तरह से आप